नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए शीर्षासना। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था शीर्षासना के लिए, तो मैंने सोचा एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें आपको मैं हर स्टेप्स को समझाऊं, कैसे एक बिगिनर शीर्षासना में जा सकता है, कैसे वो सीख सकता है सही तरीके से बिना खुद को किसी तरह का चोट पहुंचाए। तो चलिए अब हम शीर्षासना सीखते हैं। उससे पहले फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। योग रीति के नाम से आपको मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी। तो चलिए अब हम अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। शीर्षासना यानी हेड स्टैंड एक एडवांस लेवल योगा आसन होता है। इसमें कई तरीके की बातें होती हैं। इसमें आपका शोल्डर एंगेजमेंट जरूरी होता है। नेक को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किस तरह से अपने सिर को नीचे रखेंगे, इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है। आपका सिर किस तरह से नीचे रखेगा, किस तरह से प्लेस्ड होगा, ये जानना इंपॉर्टेंट है। कोर को इंगेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होना भी ज़रूरी है। और हम कैसे अपने आप को एक बार जब हेड स्टैंड में चले जाएंगे तो कैसे वहाँ पे खुद को स्टेबल करेंगे, ये भी समझना ज़रूरी है। तो कई तरीके की बातें होती हैं, हम हर एक बातों को एक एक करके समझेंगे। शीर्षासना को प्रैक्टिस करते वक्त, उसका अभ्यास करते वक्त एक बात को ध्यान जरूर रखिएगा कि यह सिर्फ स्ट्रेंथ वाला आसन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत ताकत है तो आप इस आसन में आ जाएंगे। इसमें सही तरीके से आने के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा पेशेंस के साथ अच्छे से धीरे धीरे इस आसन को समझें। बहुत हड़बड़ी में बिल्कुल कूद फांद करते हुए आप बिल्कुल भी ना शीर्षासन में जाएं। उससे क्या होता है, शायद आप शीर्षासन में चले जाएं, वहाँ पे थोड़ी देर रुक जाएं, लेकिन आपकी बॉडी बिल्कुल गलत टेक्निक समझ जाती है। और उसको लगातार गलत टेक्निक को प्रैक्टिस करते करते आपके जहन में वो इतना ज़्यादा स्टैब्लिश हो जाता है कि आपको उसको छोड़ना, सही तरीके को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि धीरे धीरे बेबी स्टेप धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ें। हड़बड़ाहट में या किसी तरीके का बहुत ज़्यादा डेस्परेशन ना लाएं अपने अंदर कि आज के आज मुझे शीर्षासन कर लेना है। ऐसा नहीं होगा और शायद इस डेस्परेशन में आपको चोट भी लग जाए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि किन किन को शीर्षासना नहीं करना चाहिए या बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जिन्हें भी जरा सा भी नेक प्रॉब्लम हो, गर्दन में कोई दर्द हो या नक इंजरी हुई हो हाल फिलहाल में, उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको वर्टिगो एपिलेप्सी है तो भी आप इसे अवॉइड करें। जिनको भी बैक में कोई प्रॉब्लम है, दर्द सा है, किसी तरह का इंजरी हुआ है, वो अगर बहुत समझदारी से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करे तो ठीक है, लेकिन अगर वो स्टेप बाय स्टेप ना करे तो उनको चोट और पहुंच सकता है। तो वो लोग बहुत ध्यान दें। जिन्हें हाई बीपी है उन्हें भी ये आसन बहुत कम देर के लिए करना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं करना चाहिए। और लगभग हर एक कोई इस आसन के लिए धीरे धीरे अपने स्टेप्स को बढ़ा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक सीखते हैं एक ऐसा आसन जो कि हमें शीर्षासन के लिए तैयार करता है, जिसे हम मत्स्य क्रीड़ा कहते हैं। तो क्या है मत्स्य क्रीड़ा, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपने मैट पे टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं, कुछ इस तरह से। आपका दोनों घुटना आपकी कमर के बिल्कुल नीचे रहेगा और आपका हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। कलाइयाँ और शोल्डर बिल्कुल एक लाइन में रहेंगी। ये हो गया भ्रमरासना या फिर टेबल टॉप। इसमें एक बात का ध्यान रहे, अपने बॉडी को बिल्कुल भी गिरने ना दें। थोड़ा सा जमीन को पुश करते हुए अपनी बॉडी को बिल्कुल एलिवेटेड रखना है आपको, यानी आपके शरीर को आपको सीधा रखना है। पेट को भी गिरने बिल्कुल ना दें, कुछ इस तरह से। पेट को सिकोड़ के हल्का जमीन को पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से अलाइन हो जाएगी। ये हो गया भ्रमरासना। कुछ देर आप ज़रूर भ्रमरासना में रहें जब भी आप इसका प्रैक्टिस शुरू करें। इससे आपके शोल्डर को थोड़ा वार्म अप मिलता है, थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है और स्ट्रेंथ भी मिलता है। अब इसी पोजीशन में धीरे से अपने दोनों कोहनी को, एल्बोस को ज़मीन पे ले आएं, कुछ इस तरह से। और फिर आप अपने दोनों हाथ को एक दूसरे में इंटरलेस कर लें। इस तरह से अपने हाथ को एक दूसरे में बांध लें।
आपके दोनों कलाइयों में इतनी दूरी होनी चाहिए कि आप अपने दोनों हाथ को अपने पंजों से पकड़ सकें, एक पंजे को दूसरे हाथ से इंटरलॉक कर सकें, आराम से पकड़ सकें। मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। आपको अपने दोनों हाथ को ऐसे रखना है ज़मीन पे और फिर आप दोनों हाथ को एक दूसरे को इस तरह से पकड़ सके, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है। हाथों को बहुत बाहर नहीं फैलाना है। इस तरह से आपके हाथ के बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना है और दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करके कुछ इस तरह से रखना है। तो फिर से मैं भ्रमरासन में आ रही हूँ। दोनों हाथ के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया। दोनों हाथों को सामने लाते हुए दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लिया। ये हो गया आपके हाथ का पोजीशन। अब एक अंगुली, जैसे आप देख सकते हैं, छोटी अंगुली को मैं बाहर नहीं रहने दूंगी, नीचे वाली छोटी अंगुली को अंदर की ओर फंसा लूंगी कुछ इस तरह से। ऐसा करने से क्या होता है, आपकी अंगुली में चोट नहीं पड़ता है, प्रेशर नहीं बनता है। अगर आप अंगुली को अंदर रख लेंगे कुछ इस तरह से तो आपका अंगुली बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा और किसी तरह का भी दर्द नहीं होगा। कई बार होता है कि जब हम इस तरह से ऊपर चले जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर बनने लगता है नीचे वाली अंगुली पे और उससे कारण क्या होता है, आप परेशान होने लगते हैं और फटाफट आपको नीचे आने का मन करता है या कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ भी सकता है, चोट भी लग सकती है। तो ये पहला स्टेप आप समझ लें, भ्रमरासन। फिर दोनों कोहनी को नीचे करना है, दोनों कोहनी के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है। तो आप अपने दोनों हाथ को एक दूसरे से पकड़ लेंगे, फिर दोनों हाथ को आगे लाते हुए इंटरलेस कर लेंगे फिंगर्स को, छोटी अंगुली को अंदर दबा लेंगे जिससे आपका अंगुली प्रोटेक्टेड रहे। और अब धीरे धीरे आप इस स्टेप को समझेंगे। थोड़ी देर आप यहाँ पे रहें, पेट को अंदर सिकोड़ के रखें। तो पेट अंदर सिकोड़ के अपने छाती को आगे ना गिरने दें, बिल्कुल उसे हल्का सा पुश करते हुए आप आराम से इस आसन में रहें। देखने में लग रहा होगा इसमें इतना देर क्यों रहूं, क्यों ना डायरेक्ट से आसना में ही चले जाऊं, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर हम इस आसन को समझ रहे हैं, हमारी बॉडी कैसा फील करती है इस आसन में। बिल्कुल नेचुरली सांस लेंगे। 3-4 बार आप यहाँ पे सांस लें, अपने आप को समझ लें कैसा आपको फील हो रहा है। और अब फिर धीरे धीरे दोनों पैरों की अंगुलियों को अंदर की ओर कर्ल कर लें कुछ इस तरह से और धीरे से अपने कमर को ऊपर की ओर उठाना शुरू करें। थोड़ा सा आप अपने हाथ को चाहे तो अंदर वॉक कर सकते हैं। और अब हम मत्स्य क्रीड़ा समझेंगे। तो आपका हील्स ऊपर की तरफ रहेगा और धीरे धीरे हम अपने बॉडी को हल्का सा मूव करेंगे, मत्स्य क्रीड़ा को समझेंगे। तो आपको क्या करना है, पैरों को बिल्कुल इसी तरह से रखते हुए अपने शरीर को आगे लाना है, फिर से ऊपर उठा लेना है, फिर से आगे लाना है, उठा लेना है। बस 10 या 15 बार आप ये रोज करेंगे। इससे आपके शोल्डर में बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ आएगा। ये हो गया मत्स्य क्रीड़ा। जितने बार आप करेंगे उतना अच्छा। ये 15-20 बार आप कर लें, बहुत अच्छी बात है। और धीरे से 15-20 बार करने के बाद आप अपने घुटने को नीचे ले आएंगे, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। आप चाहें तो शशांक आसन में आ सकते हैं। अपनी छाती को सामने लाते हुए अपने पैरों पे टिका लें और बिल्कुल आराम से रेस्ट कर लें। तो ये हो गया मत्स्य क्रीड़ा, जो कि शीर्षासन से पहले का स्टेप है। इस स्टेप में हमने क्या सीखा, कैसे हम अपने दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे, दोनों हाथों को एक दूसरे से हम पकड़ सके इतना डिस्टेंस रखना है हमें। दोनों हाथों की अंगुलियों को हम इंटरलॉक करेंगे, छोटी अंगुली को अंदर रखेंगे, अपने बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू करेंगे। तो अपने कमर को हम ऊपर ले जाएंगे और फिर क्या करेंगे, कमर को इसी तरह ऊपर रखते हुए धीरे से अपने चेहरे को सामने लाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर आगे आएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर आगे आएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। इस तरह से जितनी बार हो सके हम उतनी बार इसे करेंगे। तो मैं आपको इस स्टेप को बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक स्टेप है और मैं 2 बार इसे करके इसलिए दिखाई हूँ ताकि आप बिल्कुल भी ना भूलें इसे। इसको एक रिमाइंडर की तरह आप समझें। अब इससे आप 2 बार करें।
अगर आपको लगता है कि तीसरे बार आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके बॉडी को और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अच्छा या बुरा फील करने वाली कोई बात नहीं है। आप 2 बार करें, अगर आप 2 बार भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आपने अपना पहला कदम उठा लिया है शीर्षासन के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगे कि अरे मैं तो 10 बार नहीं कर पा रही हूँ, तो खुद को बुरा फील बिल्कुल ना कराएं। मैं भी पहले नहीं कर सकती थी, कोई भी जब शुरू करता है तो नहीं कर पाता है, सब कुछ सीखता है। इस बात को मैं आपको बार बार याद दिलाना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बेसिक स्टेप को बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, 4-5 बढ़ाते 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 आपको 10 और खुद को 15 तक भी ले जाना है। एक बार आप इसमें कंफर्टेबल हो गए तो अब हम शीर्षासन को समझते हैं। फिर बिल्कुल इसी तरह से आप भ्रमरासन में आ जाए। अंगुली फैली हुई, थोड़ा देर अपने आप को यहाँ पे स्टैब्लिश करें, समझे अपने इस आसन को। पेट अंदर सिकोड़ के छाती को ऊपर रखना है, नीचे बिल्कुल ना गिरने दें। हल्का ज़मीन को पुश करेंगे आप यहाँ पे। बॉडी बहुत अच्छी तरह से लिफ्टेड रहेगी। अगर आप अपने कोर को इंगेज करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लिफ्टेड रहेगी। ये हो गया। और अब धीरे से अपने कोहनी को फिर से नीचे ले आएंगे। दोनों हाथ के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे। अंगुली को इंटरलॉक करके यहाँ इस तरह से रखेंगे। ये तो स्टेप हमने मत्स्य क्रीड़ा में भी किया था। अब हम यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं शीर्षासन के लिए। तो धीरे से आपको अपने सिर को नीचे ले आना है और अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरह से रख लेना है। अब कईयों को ये डाउट होता है कि हम अपने सिर का कौन सा हिस्सा नीचे रखें, क्या इस पार्ट को नीचे टच करवाना है या पीछे वाले पार्ट को कहाँ रखें। तो मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप अपने दोनों हाथों से अपने कान को बंद करेंगे, यानी आप अपने अंगूठे से कान को बंद करेंगे, ऊपर कुछ इस तरह से अपने हाथ को ले जाएंगे, तो आपकी बीच वाली अंगुली जहाँ पे टच होता है ये एरिया, वो आपका क्राउन कहलाता है। और इस पार्ट को हमें ज़मीन में टिकाना होता है। तो आगे वाले पार्ट को ना टिकाएं, बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को कर्ल करके पीछे वाले पार्ट को भी ना टच कराएं। आप कौन से पार्ट को टच कराएंगे? जो पार्ट आपके क्राउन होता है। यानी आप अपने दोनों अंगूठे से कान को बंद करते हुए इस तरह से देखेंगे, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपका ज़मीन को जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से हम करते हैं। धीरे से मैं अपने सिर के क्राउन को नीचे ला रही हूँ, उसे अच्छे से स्टैब्लिश कर दे रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ हड़बड़ाने का, खुद को पहले स्टेबल कर लें। थोड़ी देर रहें यहाँ पे, फील करें कैसा लग रहा है आपको, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, आपका सिर रिलैक्स तो है ना, ये आपको खुद समझना है। और अब एक बार आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो गए तो धीरे से अपने दोनों पैरों की अंगुलियों को अंदर की ओर कर लें और फिर अपने कमर को ऊपर उठा लें। जैसे हम मत्स्य क्रीड़ा में अपने कमर को ऊपर उठा रहे थे, अपने पैरों की अंगुलियों पे आप आ चुके हैं। धीरे धीरे आप यहाँ पे खुद को स्टेबल करें। कुछ देर आप यहाँ पे रहेंगे। ये प्रिपरेटरी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा अपने पैर को आगे बढ़ाते हुए आप यहाँ पे मेंटेन खुद को करेंगे। बस 10 बार, 1 2 3, इस तरह से आप 10 गिनती तक करेंगे। फिर आप नीचे आके रिलैक्स करेंगे, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। मैं आपको फटाफट शीर्षासन में नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका स्टेप हर एक क्लियर हो और आप अपने बॉडी को स्ट्रेंथ दें और आप कूद फांद के ऊपर ना पहुँचें। आप बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ ऊपर शीर्षासन में जाएं। एक बार आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ेंगे। फिर से अपने पैरों की अंगुलियों को करते हुए ऊपर आएंगे, पैरों को अंदर ले लेंगे और अब धीरे धीरे एक पैर को मोड़ेंगे ऊपर इस तरह से। 10 गिनती तक रहेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर दूसरे पैर को मोड़ेंगे, फिर से 10 गिनती तक रहेंगे, फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर से शशांक आसन में आ जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे और फिर से एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। क्राउन को नीचे ले आना है, फिर से अपने पैरों को ऊपर उठाना है, सीधा कर लेना है। इस बार जितना हो सके अपने पैर को अंदर वॉक करें, एक पैर को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे अब स्टेबल लगने लगे तो दूसरे पैर को भी ऊपर उठाएंगे, कुछ इस तरह से। बस दोनों पैर को मोड़ के आप कुछ देर यहाँ पे रहें 10 गिनती तक। 1 2 3, पेट अंदर से कोर के, कोर इंगेज्ड।
इस तरह से आप 10 गिनती करेंगे। कंफर्टेबल लगे तो धीरे धीरे एक पैर को ऊपर उठाएंगे, 10 गिनती तक फिर रहेंगे। फिर कंफर्टेबल लगे तो दोनों पैर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और सांस लेते रहना है अपने नाक से और कोर को इंगेज रखना है, पेट को हल्का अंदर से कोर के रखना है। अपने पैर को आपको एक्टिव रखना है, तो अपने पैर को बिल्कुल डल ना छोड़े, इनएक्टिव बिल्कुल भी ना छोड़े। हल्का अपने पैर को आप इंगेज रखें और अपने कंधे को अपने कान से पे बिल्कुल गिरने ना दें, हल्का सा एलिवेटेड रखें। कुछ देर आप यहाँ पे रहेंगे। फिर धीरे धीरे आप अपने दोनों पैर को मोड़ते हुए फिर से अपने छाती के पास लाएंगे धीरे धीरे, और फिर एक पैर नीचे लाएंगे, फिर दूसरा, और फिर से शशांक आसन में आ जाएंगे। रिलैक्स। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद आप आराम से उठ के बैठ जाएंगे। तो हमने यहाँ क्या सीखा? सबसे पहली बात ये कि हम शीर्षासन करने के पहले खुद को थोड़ा मजबूती देंगे, खुद को थोड़ा स्टेबलाइज करेंगे। तो किस किस चीज़ का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर से याद दिलाऊंगी। आप सबसे पहले भ्रमण आसना का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि इस तरह से होता है। पेट अंदर से कोड़ के आपके अपने बॉडी को एंगेज रखना है। अगर आप यहाँ पे 20-30 सांस तक रहेंगे, खुद आपको फील होने लगेगा कि भ्रमण आसना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, बहुत कुछ है इसमें। आप अपने पेट को एंगेज कर रहे हैं, ज़मीन को हल्का सा धकेल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका शोल्डर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। धीरे धीरे आप चाहें तो भ्रमण आसना से प्लैंक का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लैंक में आपको अपने कमर को नीचे नहीं गिरने देना है, ना ही बहुत ऊपर उठा के रखना है। पेट को हल्का अंदर सिकोड़ते हुए बिल्कुल अपने शरीर को सीधा रखना है, कुछ इस तरह से। अपने कंधे को भी गिरने नहीं देना है, उसे उठा के रखना है। इस तरह से आप प्लैंक में रहेंगे। कुछ गिनती तक आप रहेंगे, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जैसे जैसे कंफर्टेबल लगे आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसे 3-4 सेट में भी डिवाइड कर सकते हैं। हर एक सेट में 30-40 सेकेंड तक रहें आप। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ते रहेगा। एक बार आप प्लैंक में थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप अधोमुख श्वानासना करेंगे। अधोमुख श्वानासना में क्या होता है, हम भ्रमण आसना से दोनों पैरों को मोड़ के धीरे से अपने कमर को ऊपर ले जाते हैं। अगर आपका एड़िए ज़मीन को छूता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं छू पाता है तो आप अपने घुटने को मोड़े रखेंगे, लेकिन पीठ बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपने दोनों पैरों के बीच में आप देखेंगे कुछ इस तरह से। ये हो गया अधोमुख श्वानासना। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप अपने एड़ियों को भी नीचे ले आएंगे, पीठ बिल्कुल सीधी। इसका प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली आप मत्स्य क्रीड़ा के लिए तैयार होंगे। तो ये स्टेप 3 था। स्टेप 1 भ्रमण, स्टेप 2 प्लैंक, स्टेप 3 अधोमुखा। एक बार आप अधोमुखा श्वानासना में आ गए, कंफर्टेबल लगने लगे, हल्का पेट सिकोड़ के आप रखेंगे अधोमुख श्वानासना में, पेट को गिरने ना दे, सांस अच्छे से लेते रहे, लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। और इस 3 चीज में आप रेडी हो जाएंगे, प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो आप जाएंगे मत्स्य क्रीड़ा में। मत्स्य क्रीड़ा से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, पूरी बॉडी आपकी एनर्जाइज्ड हो जाएगी, ताकत से आपको मिलेगा। जब आप मत्स्य क्रीड़ा में कंफर्टेबल होने लगेंगे, तब फिर आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, एक पैर को ऊपर उठा के छाती के पास और दूसरे पैर को जमीन पर रखेंगे, जो मैंने आपको पहले समझाया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, फिर दोनों पैर को उठाएंगे, फिर दोनों पैर को उठा के थोड़ी देर रखने का कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे। इस तरह से करते करते हम बेबी स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, जो कि मैंने भी किया है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि मैंने शुरुआती दौर में जब पहली बार शीर्षासना प्रैक्टिस किया था तो बिल्कुल गलत किया था, और मुझे मेरे योग गुरु भरत सर ने फिर सही तरीका सिखाया था। यकीन मानिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, जब आप गलत तरीके को सीख लेते हैं और उसके बाद आपको सही तरीका पता चलता है तो बहुत कठिनाई होती है उस गलत तरीके को भूलने में। बहुत मुश्किल होता है अपने बॉडी को फिर से सही तरीके में अलाइन करने को, बहुत मुश्किल हो सकता है। और कितना समय मुझे लगा उस पुराने गलत तरीके को छोड़ के नए तरीके को सीखने में। तो मैं क्या करती थी, मैं धक्के मार के अपने शरीर को ऊपर लाती थी, जंप के साथ अपने शरीर को ऊपर लाने की कोशिश करती थी, जिससे बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात ये
कि जब आप अपने पीठ के बल गिरते हैं और आपको पता नहीं होता है सही तरीका गिरने का क्या होता है, तो आप अपने शरीर को सचमुच इंजर कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, गर्दन बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, हमारे शरीर का एक बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, जिससे अगर आपने इंजर कर दिया, चोट पहुंचा दी, तो बहुत समय लगता है रिकवर करने में। कई बार हम गिरते वक्त ज़ोर से अपने पीठ के बल गिर जाते हैं, तो हमारे पीठ को भी चोट पहुंच सकता है, और जो कि बहुत रिस्की होता है। हम नहीं चाहते हैं किसी तरह का रिस्क लेना या अपने शरीर को ज़रा से भी चोट पहुंचाना। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ कुछ सीखेंगे। मैं आपको फटाफट एक बार करके दिखाती हूँ गलत तरीके से किस तरह से लोग जंप करते हैं और किस तरह से वो अपने शरीर को चोट भी पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत लोग अपने दोनों हाथ को बहुत ज़्यादा फैला के रखते हैं, जिससे उनका कंधा ऑटोमेटिकली नीचे की ओर चला जाता है और उनका बॉडी शोल्डर इंगेजमेंट पूरी तरीके से लूज हो जाता है, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा अपनी गर्दन में चोट पहुंच सकता है, दर्द हो सकता है। तो ये एक पहली गलती हो गई। दूसरी गलती क्या है, कई लोग जंप करके ऊपर आने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। इस तरह से जंप करते हैं। इससे क्या हो गया, अब कई बार अपने बॉडी को सही तरीके से अलाइन नहीं कर पाते हैं और कभी बार इतने ज़ोर से अपने आप को बॉडी को पुश करते हैं कि आप ऑटोमेटिकली उलझ जाते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरह से हम सामने की ओर गिर जाते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, इसमें बहुत चांस होता है कि आप अपने शरीर को इंजर कर दें। क्या होता है, हमें पता नहीं होता है सही तरीके से गिरने कैसे होता है, हमें अपने कमर को, अपने कंधे को अलाइन करना नहीं आता है और हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा चोट पहुंच सकता है। हम नहीं चाहते हैं अपने शरीर को चोट पहुंचाना, तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हर एक चीज़ को। एक एक करके अपने बॉडी को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे, मजबूती देंगे और फिर ही शीर्षासन में जाएंगे। अब कई लोग शीर्षासन से डर जाते हैं। उन्हें लगता है मैं अगर पीछे गिर गई या गिर गया तो शायद अपने शरीर को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा सकता हूँ और शायद कुछ सीरियस भी हो सकता है। उनका डर स्वाभाविक है। तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आप दीवार का इस्तेमाल करें। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप दीवार का इस्तेमाल करके खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप अपने कोर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आप अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो आप शीर्षासन में कभी भी खुद को इंजर नहीं करेंगे। आप पक्के से सही तरीके से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आप हड़बड़ाहट में कूद फांद करके ऊपर आएंगे तो आपका स्टेबिलिटी भी नहीं बन पाएगा। आप खुद को उस पोजीशन में होल्ड करना नहीं सीखेंगे। तो मैं फटाफट कैमरे का एंगल चेंज करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमें दीवार को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दीवार को इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। तो आप अपने दोनों हाथ को नीचे ले आएंगे, कुछ इस तरह से भ्रमरासन में आ जाएंगे और फिर धीरे से दोनों कोहनी को नीचे ले आएंगे। दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लेंगे, छोटी अंगुली को अंदर रख लेंगे ताकि छोटी अंगुली सिक्योर रहे। क्राउन ऑफ द हेड नीचे ले आएंगे। ध्यान रहे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है दीवार से, लगभग एक हाथ का। तो आप अपनी अंगुली से ऐसे मेजर कर ले, एक बित्ता, उतना डिस्टेंस आपको बना के रखना है। जब आपने डिस्टेंस बना लिया तो धीरे से अपनी क्राउन को नीचे रखना है। धीरे धीरे आप अपने दोनों पैर को सीधा करते हुए अपने हिप्स को उठा लेंगे। फिर आप अपने दोनों पैरों से धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करेंगे। पहले एक पैर को उठाएंगे, कंफर्टेबल लगने लगे तो दूसरे पैर को उठाएंगे। अब यहाँ पे आप दीवार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगे आप बैलेंस लूज कर रहे हैं तो फटाफट अपने पैर को दीवार पे रखें इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धीरे धीरे आप पैर को सीधा करेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक करके आप दीवार को छोड़ना शुरू करेंगे। इस तरीके से स्टेबिलिटी जहाँ लगे लूज हो रहा है, फटाफट आप एक पैर दीवार पे ले आए। इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। थोड़ी देर तक आप प्रैक्टिस करते रहें, दोनों पैर को हटाने की कोशिश करें, स्टेबिलिटी लगे, थोड़ी देर रहें, फिर धीरे धीरे दोनों पैर को मोड़ेंगे और फिर धीरे से दोनों पैर को नीचे ले आएंगे। इस तरीके से आप दीवार का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और थोड़ी स्टेबिलिटी। तो यहाँ मैंने आपको सिखाया किस तरह से हमें दीवार का इस्तेमाल करना है।
दीवार से आपको थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन ध्यान रहे खुद को दीवार से अटैच नहीं कर लेना है, बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है कि आप दीवार से दूर होते जाएं, जिससे कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। और हर एक स्टेप को अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपने शरीर को ताकत देंगे, वो मजबूती देंगे, तो आई एम वेरी श्योर, मुझे पूरा भरोसा है कि आपका शीर्षासन बहुत अच्छे तरीके से होगा और आप जल्द ही दीवार को भी छोड़ देंगे। अब मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी, सबसे पहले आपको भ्रमरासन का प्रैक्टिस करना है, जिसमें आपको अपने कोर को एंगेज रखना है, पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है और अपने कंधे को झुकने नहीं देना है, हल्का उसे लिफ्टेड रखना है। उसके बाद आप प्लैंक का प्रैक्टिस करेंगे। प्लैंक बहुत ही अच्छा आसन होता है जो कि आपके शोल्डर को भी स्टेबिलिटी देता है और आपके कोर को भी एंगेजमेंट देता है, बहुत स्ट्रेंथ देता है। आप प्लैंक का 2 या 3 सेट कर सकते हैं। हर एक सेट में 30 सेकंड तक आप अपने बॉडी को होल्ड करने की कोशिश करें। इसके बाद आप अधोमुख श्वानासना में जाएंगे। अधोमुख श्वानासना में ध्यान रखना है, पेट को आपको एंगेज रखते हुए, पेट को हल्का अंदर सिकोड़ते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। उसके बाद आप जाएंगे मत्स्य क्रीड़ा में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगा, बहुत ही एडवांस पोस्चर आप उसको समझिए, बहुत ज़्यादा ताकत देता है आपके शरीर को। तो आप उसका प्रैक्टिस रोज करेंगे, लगभग 2, 3, 4, 5 बार करने की कोशिश करेंगे। कंफर्टेबल लगने लगे तो 15 तक आप जाएंगे। 2 या 3 सेट भी आप इसमें कर सकते हैं। फिर आप 5th स्टेप में जाएंगे, जिसमें आप एक एक करके अपने पैर को उठाएंगे। तो आपका एक पैर बिल्कुल ज़मीन से टिके रहेगा और आप दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। 5th स्टेप में आप कंफर्टेबल होने लगे तो आप 6th स्टेप में जाएंगे, जिसमें फाइनली आप अपने दोनों पैर को उठाएंगे और फिर धीरे धीरे बिल्कुल सीधा कर लेंगे अपने दोनों पैरों को। 2 बात का ध्यान रखना है। पहला, आप अपने हाथ का डिस्टेंस इससे ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, वरना आपका कंधा ऑटोमेटिकली झुकने लगेगा, कुछ इस तरह से आपके कान के पास आने लगेगा और आपकी गर्दन पे स्ट्रेस पड़ेगा। दूसरी बात ये, पेट को हल्का अंदर सिकोड़ते रहेंगे आप और अच्छे से सांस लेते रहेंगे। सांस लेते रहना है, जहाँ आप सांस छोड़ें, जहाँ आप अपने सांस को रोक लिए, वहाँ पे आपको बॉडी टेंस्ड हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका स्टेबिलिटी लॉस्ट हो जाएगा। तीसरी बात ये कि आपका लेग भी, आपका पैर भी एक्टिव रहेगा। पैर को आपको डेड नहीं छोड़ना है। अगर आप अपने पैर को बिल्कुल लूज छोड़ देंगे तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल आपका छूट जाएगा और आपका बॉडी इधर उधर गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये 6 स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कोई भी डाउट्स हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उन सब का जवाब ज़रूर दूंगी। आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, योग रीति के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे पाएंगे और आप मुझसे कोई भी योगा संबंधी सवाल पूछ सकते हैं। मैं हर एक योगा संबंधी सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी आपको। मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी और बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे अपनी प्रोग्रेस को बताएंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आज मैंने स्टेप 1, स्टेप 2 का प्रैक्टिस किया, अच्छा लगा, स्टेप 3 तक पहुंच गया या पहुंच गई, स्टेप 4, 5 और 6 कहाँ तक आप पहुंच पा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको प्रैक्टिस करते हुए, कितनी मजबूती फील हो रही है। अगर आप ये मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी कि मैं कई तरीके की वीडियो आपके लिए बनाऊँ। आप चाहें तो अपने प्रोग्रेस को इंस्टाग्राम पे भी मुझे बता सकते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे अपने कोई भी फ़ोटो को आप अपलोड करें और मुझे उसमें टैग कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी वीडियो को देख पाऊँ और आप अच्छे से योग रीति से जुड़ पाएँ। अच्छे तरीके से हम एक बड़ी फैमिली बनाएं, एक हेल्दी फैमिली बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर शीर्षासन का प्रैक्टिस करेंगे और अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, हर एक स्टेप को धीरे धीरे सीखें, धीरे धीरे आगे बढ़ें और बहुत सूझबूझ के साथ, हड़बड़ी में अपने शरीर को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं, जिनको भी शीर्षासन सीखने का मन हो। अगले सेशन में हम फिर से मिलते हैं, बहुत तरह की नई चीज़ें और सीखते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।